औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, C++ ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का सिलसिला जारी है और उसकी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे देखा था कि आपके पास जो प्रोग्राम के अंदर पहले नंबर पे आपके पास ये इंक्लूड फाइल, जिसको हम हेडर फाइल बोलते हैं, और यहाँ पे हमने IO स्ट्रीम को यूज़ किया और उसके बाद फिर हमने नेम स्पेस को यूज़ किया std। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे वो भाई जिनको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, तो वो सिर्फ इतना समझ लें कि देखें ये जो है एक यूँ कह लें कि प्रोसेसिंग से पहले एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन है किसके लिए, प्रोसेसर के लिए। इसलिए आप देखें कि हमने जो बाकी हमारी जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनके एंड पे हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली कंप्यूटर के लिए नहीं है बल्कि प्रोसेसर के लिए है। तो यहीं पे आपको वो चीज़ रिकॉल करा दूं कि देखिए हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या एक स्पेसिफिक टास्क जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, तो ये प्रोग्राम है। यानी कि एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हम लिखते हैं और बाद में कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आम प्रोग्राम होता है, ये हमारा नीचे जितना भी ये इंट मेन से स्टार्ट हुआ और ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई और एंड तक इसके अंदर जो कुछ भी है वो सारे के सारी वो वाली इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होनी है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस हमारे प्रोसेसर के लिए हैं। लेकिन इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर, मतलब ये प्रोसेसर के लिए नहीं है, उससे पहले, बल्कि जब कंपाइलेशन होगी तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो हमारा कंपाइलर है वो इस फाइल को एज इट इज़ कॉपी करेगा और हमारे इस प्रोग्राम को पार्ट बनाने के बाद फिर वो हमारी एग्जी फाइल बनाएगा। तो ये इसका एक फ़र्क है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि आपके पास जो है इसमें मतलब जो IO स्ट्रीम है इसके अंदर बेसिकली बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं और उसके अंदर इसकी डेक्लेरेशंस होती हैं। और नीचे जो हमने नेम स्पेस यूज़ की है तो इनडायरेक्टली इसका भी इसी से रिलेटेड मतलब फंक्शन है, क्योंकि ऊपर हमने इंक्लूड दी है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एक दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर पढ़ेंगे ना, जिस तरह VB.NET है, C# है या जावा है, तो उसमें भी इसी तरह एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, उनको इंक्लूड कराते हैं और हम अपने प्रोग्राम को आगे उसकी एग्जीक्यूशन कराते हैं। तो ये मतलब इसमें आगे अभी तक इतना ही आपके लिए काफ़ी है इन दो लाइंस का। अगर आप फ़र्ज़ किया अगर आप इसकी समझ नहीं भी आई तो आप इतना समझ लें कि भाई ये दो लाइन हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इनकी यहाँ पे हमें ज़रूरत है। तो आगे फिर जब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो फर्दर आपको इसकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे ये है कि आपके पास मैंने आपको लास्ट टाइम VS कोड का एक ओवरव्यू दे दिया था, तो उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और आपको अब काफ़ी फैमिलर होंगे कि ये हमारे पास एक्सप्लोरर है, ये हमारे पास डिबग विंडो है, क्योंकि इसको हमने आगे यूज़ करना है। तो आज जो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। देखें, जब हम कोई एक सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं तो सी आउट स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि ये आपके पास एक रिजर्व वर्ड कह लें या एक ऑब्जेक्ट कह लें जिसको यूज़ करते हुए हम कुछ स्टेटमेंट्स ऊपर कह लें कि आउटपुट डिवाइस के ऊपर प्रिंट करते हैं, ठीक है। और ये जो सी आउट है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, जो मैं बोल रहा हूँ सी आउट, SEEOUT, सी आउट। तो इस तरह कह सकते हैं या सिंपली मतलब जिस तरह ये पहले सी की वर्ड है, सी और आउट ये कह लें। और इसके साथ ये जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की मदद से, यानी कि जो ही हम स्टेटमेंट लिखते हैं और ये आगे ऑपरेटर देते हैं, तो इसको सी आउट को यहीं से पता चलता है कि आगे हमारे इन्वर्टेड कामास के अंदर कुछ वैल्यूज़ आएगी या स्ट्रिंग आएगी, उसको मैंने मतलब डिस्प्ले करना है, इसका ये मतलब है।
अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि अब जो पहले हमने प्रोग्राम चलाया था उसमें क्या होता था कि अगर हम कोई एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट लिखने के बाद फ़र्ज़ किया मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी है और सिंपल मैंने ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें हटा दी हैं और उसके बाद ये भी हटा दी है और इसको मैंने कमिट कर दी है। कमिट का भी आपको बताया था कि वो वाली स्टेटमेंट्स जिनको आप कमेंट करेंगे तो उससे क्या होएगा कि आपका जो कंपाइलर है उनको इग्नोर कर देगा। अब ये सारी मैं कमेंट्स कर रहा हूँ, डबल स्लैश लगाते हैं तो ये कमेंट हो। अब इसका मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस इग्नोर हो जाएंगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है और इसके अंदर सॉरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 1 मिनट डिबग करते हैं, अब होगा स्टार्ट। अच्छा, ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ जी और इसके अंदर अब ये देखें बिल्ड फिनिश सक्सेसफुली आ गया मैसेज। और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद ये देखें ये जो वाइट कलर के अंदर आपको जो मैंने एज इट इज़ इन्वर्टेड कामास के अंदर जो स्ट्रिंग दी है एज इट इज़ प्रिंट हो गई है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रिंट हो, अब फ़र्ज़ क्या मैं इसको 2 स्टेटमेंट में भी लिखूँ तो फिर भी एज इट इज़ प्रिंट होगी। वो कैसे, ये देखें अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ, पहले वाले का इतना कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये हटाने के बाद मैं ये करता हूँ कि इसका ये वाला हटा देता हूँ दूसरा, यानी कि मैं अपनी तरफ से 2 लाइनें लिख रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसको कंट्रोल S करना है, सेव करना है और यहाँ से हमने इसे दोबारा रन कर देना है। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि ये दोबारा प्रोग्राम रन हो रहा है। हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई हमने 2 लाइनें लिखी हैं, कोड 2 लाइनों के अंदर लिखा है, क्या इसकी आउटपुट के अंदर कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता। लेकिन देखें वही जो पहले वाली हमारी स्टेटमेंट थी एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट हो गई है। अब फ़र्ज़ किया जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले हमारी ये एक लाइन में है और दूसरी लाइन में है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का मतलब यह है कि कुछ हमारे पास ऐसे करैक्टर्स हैं जिनको अगर हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो वो अंडरस्टैंड होगा कि उनका एक मीनिंग होगा और उस मीनिंग के अगेंस्ट वो अपना काम परफॉर्म करेंगे। कैसे, अब फ़र्ज़ किया मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जी, इसको कमेंट कर दिया और मैं ये वाली लाइन ओपन कर लेता हूँ, इसको अनकमेंट कर देते हैं। ये जो ही हम ये स्लैश हटाएंगे तो ये अनकमेंट का मतलब ये हुआ कि अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसे कंट्रोल S कर लेते हैं। अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें थोड़ी सी जो आउटपुट है वो डिफरेंट आने वाली है और वो कैसे आ रही है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें कि ये जो मेरी हालांकि स्टेटमेंट एक ही है, पिछली 2 लाइनों के अंदर मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी थी और उनको एग्जीक्यूट किया था, उसमें एक ही लाइन में आया था। लेकिन ये क्यों आ रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ना मैंने एक एस्केप सीक्वेंस ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है जी, और वो लिखते हैं ये \n करके, ठीक है। जब आप \n करके लिखेंगे तो इसका मतलब है न्यू लाइन। ये न्यू लाइन के लिए यही वजह है कि जो ये चीज़ प्रिंट हुई है तो आगे जब एग्जीक्यूशन हुई है तो ये वाली दूसरी लाइन में जाके प्रिंट हुई है। मतलब यहाँ पे हमने एक न्यू लाइन दे दी थी और यहाँ पे चूँकि हमने स्पेस भी दी थी तो इसलिए यहाँ पे स्पेस भी आ गई। अगर स्पेस भी हटा देंगे तो ये आपका बिल्कुल ये स्पेस भी हट जाएगी और जब इसकी आउटपुट आएगी तो दोबारा ये प्रॉपर वे के अंदर हमारी ये स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए और वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें अब ये प्रॉपर वे के अंदर ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। इसका मतलब ये, हालांकि ये देखें कि ये बिल्कुल इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं है, लेकिन जो ही आपने बैक स्लैश लगा के ये n लगाया है तो इसका मतलब ये है कि न्यू लाइन है। तो भाई जो हमारी आउटपुट है, अब ये जो सी आउट आपके पास
एक कीवर्ड है, वो ये क्या करेगा कि इसको एक न्यू लाइन के ऊपर जाके प्रिंट करेगा। अच्छा, अब एस्केप सीक्वेंस की एक एग्जांपल दी है जो है n यानी कि न्यू लाइन। इसी तरह इसके कुछ और एस्केप सीक्वेंस भी होते हैं। फ़र्ज़ किया मैं इसमें से कुछ जो वर्ड है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए देखें मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई थी। इसमें ये क्या किया हुआ है, इसमें ये किया हुआ है कि इसके अंदर, सॉरी ये वाली नहीं है बल्कि ये वाली है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसमें देखें कि मैंने क्या किया है कि वही बैकस्लैश वैसे ही रहेगा, एस्केप सीक्वेंस जितने भी करैक्टर्स हैं वो वैसे ही रहेगा। उसके साथ मैंने एक ये डबल कोड लगा दिया है और यहाँ पे भी डबल कोड लगा दिया है। लेकिन एक चीज़ का ज़हन में रखिएगा कि एक कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो है इस सी आउट ऑपरेटर के बाद जो हमारा एक सिंटैक्स है कि इन्वर्टेड जो भी हमने स्ट्रिंग प्रिंट करानी है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर प्रिंट करानी है। यही वजह है कि शुरू वाली और एंड वाली तो आएगी, लेकिन ये जो अंदर वाली है जो हाईलाइटेड आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये जो आपको ये हाईलाइटेड नज़र आ रही है, इसमें ये देखें कि ये जो कोड्स हैं इनका पर्पज़ ये है, इनके साथ चूँकि शुरू में हमने बैकस्लैश लगा दिए तो अब ये इन्वर्टेड कामास में ये आपको प्रिंट देगी। तो इसको अब हमने सेव किया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जी, अब ये देखें पहले वाली हमारे पास एक स्ट्रिंग थी जो हमने कहा कि C++ ट्यूटोरियल प्रोग्राम 3, ठीक है। उसके बाद न्यू लाइन आ गया जी, न्यू लाइन के बाद हमने लिखा जी एस्केप सीक्वेंस, ये एस्केप सीक्वेंस ये एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये देखें कि ये उसके बाद जो मैंने ये वाला जो इन्वर्टेड कामास के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया वो आ गया और ये देखें अब ये हमारी जो स्ट्रिंग है प्रॉपर इन्वर्टेड कामास के अंदर प्रिंट हो रही है। तो ये दूसरी एक एग्जांपल थी एस्केप सीक्वेंस जो यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और है जी, अगर फ़र्ज़ किया मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके के दरमियान में स्पेस दूँ, मैं एक टैब, जिस तरह आप MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हों या किसी और एडिटर के अंदर काम कर रहे हो, तो जब टैब दबाते हैं तो उससे क्या होता है कि टैब से वो तकरीबन कोई 7-8 करैक्टर आगे चला जाता है कर्सर। तो वो चीज़ अगर आपने प्रिंट करानी है तो उसके लिए भी आपके पास ये अवेलेबल है। और उसके लिए आपके पास क्या अवेलेबल है, वो ये है कि आप यहाँ पे जाके उसी तरह बैकस्लैश वैसे ही आएगा, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पे आपने सिर्फ टी करैक्टर लिख देना है। अब जो ही टी करैक्टर लिखेंगे तो ये यहाँ पे इसके दरमियान में स्पेस देगा टैब की। हालांकि ये मैं बिल्कुल स्पेसेस ख़त्म कर रहा हूँ ताकि एम्बिग्युइटी ना रहे, ये सारी स्पेसेस ख़त्म कर देते हैं। अब ये देखें हमने एक ये स्टेटमेंट जो लिखी है ना, इनमें से हर एक जो करैक्टर यूज़ हुआ है बैकस्लैश n, इसका अपना एक पर्पज़ है एग्जीक्यूशन के दौरान, ये बैकस्लैश t का अपना एक पर्पज़ है। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। अच्छा जी, ये देखें C++ ट्यूटोरियल प्रोग्राम 4 एस्केप सीक्वेंस के बाद देखें, हालांकि मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी, बस एक स्पेस थी, लेकिन यहाँ पे देखें ये पूरा आपके पास इतनी सारी स्पेसेस आ गई हैं। मतलब कि ये जो टैब आपने एस्केप सीक्वेंस के बाद यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। एस्केप सीक्वेंस के बाद ये जो टैब आया उसकी वजह से न्यू लाइन नहीं डाली उसने, सिर्फ़ और सिर्फ दरमियान में एक टैब का यानी कि 8 स्पेसेस का गैप दिया है। और उसके बाद फिर अब ये देखें ये जो ही ख़त्म हुई है तो आगे फिर मैंने एक बैक स्लैश लगाई है और उसके साथ फिर मैंने इन्वर्टेड कामास के लिए ये यूज़ की है।
तो अब उसने फिर आगे वही इन्वर्टेड कामास के अंदर ये स्ट्रिंग लिख दी है। अच्छा, अब इसी तरह एक तो ये एस्केप सीक्वेंस थे जो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन इनके थ्रू हो सकती है, यानी कि कोई नई लाइन डालनी है आपने, कोई इसमें टैब डालना है, इन्वर्टेड कामास डालने हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। और एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एंड एल। ये भी एक मैनिपुलेटर होता है, ये स्टेटमेंट है C++ की। एंड एल क्या करती है कि वो आपकी लाइन को एंड कर देती है। अब ये देखें कि फ़र्ज़ किया ये ऊपर वाले सारा प्रोग्राम कमिट कर देते हैं, इसको अब हम यहाँ पे अनकमेंट करते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा और देखते हैं कि एंड एल से क्या यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अच्छा जी, अब ये देखें, जब ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हुआ है तो सबसे पहले ऊपर वाली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, प्रोग्राम 4। उसके बाद ये देखें, ये जो स्टेटमेंट थी उसने क्या किया, ये भी नई लाइन यहाँ पे उसने इंसर्ट कर दी है। ठीक है जी, फिर वही इसका टैब आ गया, और टैब आने के बाद फिर ये इन्वर्टेड कामास, और ये तो था आज का हमारा यूँ कह लें कि ट्यूटोरियल, और वो था एस्केप सीक्वेंस के बारे में। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो के अंदर। अनटिल देन अल्लाह हाफ़िज़। और अल्लाह ताला एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का, अल्लाह ताला हमारे हर हाल रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।